स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं, आज आपके सामने मैं चैप्टर नंबर 10 लेके आया हूँ फिजिक्स 12 का, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चैप्टर बहुत लोग डरते हैं, बच्चे लोग देख के, उनको एक पेजेस जब टर्न कर देखते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फोर्स है, मैग्नेटिज्म है, सब कुछ मिक्स हो चुका है और उसको समझना, याद रखना, सम्स न्यूमेरिकल्स करना बड़ा एक बर्डन हो जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं और मैं चाहूंगा कि आप भी ध्यान से सुने, समझें, जिससे कि ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर का क्रेडिट अगर जाता है जिस एक साइंटिस्ट को या जिस एक पर्सन के नाम या क्रेडिट या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी वजह से चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड। नाम सुना होगा आपने स्कूल में, ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये ऑयस्टर्ड जो साइंटिस्ट था ना, वो करंट सर्किट का एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा था। तो मैं अगर बेसिक सिंपल डायग्राम बना दूं, इस तरह का उसका कुछ सर्किट था, वो स्टडी कर रहा था। ठीक है ना? यहाँ चाहिए तो रेजिस्टेंस भी हम लोग दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस मतलब ये बेसिक सर्किट डायग्राम है। अच्छा, गलती बोलिए या जो भी कोइंसिडेंस बोलिए, वहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा था, उसी जगह पे वहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा था। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक नीडल क्या होता है। ऑयस्टर ने कुछ ऐसा सोच समझ के नहीं रखा था, अपने आप पड़ा हुआ था उधर। अब मैग्नेटिक नीडल का आप जानते हैं प्रॉपर्टी क्या, मैग्नेटिक नीडल हमेशा अलाइन कैसे करेगा, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है कि नहीं? तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। अगर मैग्नेटिक नीडल अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, तो अभी उसने क्या किया था, यहाँ पे जब सर्किट हम लोग करंट पढ़ रहा था, मतलब सर्किट जब उसने की बंद किया, मतलब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो अचानक उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब बताइए मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कब होगा? मैग्नेटिक नीडल तो तभी डिफ्लेक्ट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। अपने आप नहीं होता मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट, ये तो सबको पता था उस बारे में, क्योंकि उस बारे में बार मैग्नेट के बारे में लोगों को पता था, उसका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता था, तो नॉलेज था। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट होने के लिए उसको मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगता है। उसने सोचा होगा शायद कुछ गलती से हो गया, तो उसने क्या किया, करंट बंद किया। तो नीडल जो डिफ्लेक्ट हुआ था वापस नॉर्थ साउथ में आ गया। अच्छा, उसने क्या किया, फिर चालू किया करंट, फिर देखा फिर डिफ्लेक्ट हुआ, अरे फिर डिफ्लेक्शन हो गया। तो फिर बंद किया, तो फिर वो वापस अपने नॉर्थ साउथ में आ गया। अब उसने उल्टा काम किया, उसने डायरेक्ट इसका ये उल्टा कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कर दिया, इस डायरेक्शन में हो गया, करंट उल्टे डायरेक्शन में हो गया। तो अब यहाँ क्या देखा, यहाँ वापस डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मतलब उसने बोला कि जब भी मैं करंट चालू करता हूँ, मतलब जब भी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस जब फ्लो हो रहा है, उस समय नीडल डिफ्लेक्ट होता है, और जिस समय चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब करंट नहीं, उस समय नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होता। मतलब कि नीडल तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि जो मूविंग चार्जेस है, जो चार्जेस मूव हो रहे हैं, वो जो डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो उसका मतलब है मूविंग चार्जेस के आजू बाजू कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होगा। तो इसने ये कंक्लूजन निकाला, हो ना हो मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता ही होगा, नहीं तो उसके बिना क्रिएट हुए ये नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज उसने अनाउंस कर दिया साइंटिफिक कम्युनिटी में कि भाई करंट जब फ्लो होता है, चार्ज जब मूव होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जाओ चेक कर लो सब लोग, होड़ मच गई। सब बड़े बड़े साइंटिस्ट, हेनरी रदरफोर्ड, फैराडे, माइकल फैराडे, गॉस, मैक्सवेल, बड़े बड़े साइंटिस्ट जमाने के, सब टूट पड़े। अरे कुछ नया चीज सुनने को आया जो आज तक नहीं सुना था। आज तक तो यही सब लोग समझते थे कि मैग्नेट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। पहली बार किसी कोई बता रहा है कि मूविंग चार्जेस, करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो गया, सब लग गए इसमें। और लगते लगते लोगों ने देखा, अरे मैग्नेटिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस जो होते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोला ये दोनों तो जुड़वे भाई, जुड़वे भाई मतलब एक ही परिवार के दो लोग हैं जो बिछड़ गए थे आज मिल गए। मतलब आज हम लोग को पता चला कि ये दोनों तो हमेशा साथ में ही थे, हमने ये चीज देखी नहीं, ये चीज हमने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली पार्टनर है, आपको सब जगह साथ में दिखेंगे, लेकिन वो देखने की आपका वो विजन होना चाहिए, समझ आनी चाहिए आपको। ये चीज उनको उस समय पता चली जब ये ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जब स्टडी किया तो इनफैक्ट इसी बेस पे तो मैक्सवेल ने बताया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बाद में पता चला लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, वो मैक्सवेल के इसी थियरी से पता चला। जब ये पता चला कि भाई मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नॉलेज हुआ लोगों को कि जो सन से लाइट आती है, जो अलग अलग वेव्स हैं, रेडियो वेव्स और आपके यूवी लाइट और बहुत सारे ऐसे वेव्स हम जानते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ में होती है। तो इस वजह से पूरा रेवोल्यूशन हो गया, और इस रेवोल्यूशन की वजह से उसका कितना, आज देखिए एप्लीकेशंस कितना है, जनरेटर लीजिए, मोटर लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम लीजिए, सब जगह पे इसका नॉलेज यूज हुआ। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, ये छोटा सा अनजाने में जो एक्सपेरिमेंट हो गया ऑयस्टर्स। ये मैंने आपको हिस्ट्री दिया, इस चैप्टर के पीछे की कहानी बताई है कि नहीं? चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई ठीक है, चार्जेस जब मूव कर रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये किस डायरेक्शन में होता है, कैसा होता है, किस तरीके का होता है मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा स्ट्रेट होता है, उसका शेप कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका डायरेक्शन कैसा, बी मोर प्रिसाइज डायरेक्शन कैसा होता है? तो आपको याद होगा आपके स्कूल में आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया था कि वायर लेते हैं, वायर है कि नहीं, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और एक कार्ड पेपर रखते हैं, याद आ रहा है क्या आप लोग? एक कार्ड पेपर रखते हैं और एक होल बनाते हैं, उसमें से कार्ड पेपर से होल बना के इसको पास कराते हैं, और यहाँ पे कुछ आयरन फाइलिंग्स रखते हैं, याद है कि आयरन फाइलिंग्स कराया होगा आप लोग उसको में, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े। जब करंट पास होता है ना तो हम लोग को देखने को मिलता है कि आयरन फाइलिंग्स है ना अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं गोल में, सर्कुलर में अरेंज कर लेते हैं, सर्कुलर आयरन फाइलिंग्स। अभी आयरन फाइलिंग्स तो भाई मैग्नेट की वजह से, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो अगर वो अपने आप को उसने गोल अरेंज कर लिया, गोल गोल रैंडम था, लेकिन बाद में जो अरेंजमेंट देखा ना आयरन फाइलिंग्स का, वो सब गोल अरेंजमेंट हो गया, कॉन्सेंट्रिक में। तो इससे कंक्लूजन पहला क्या निकला? तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के अराउंड या वायर के अराउंड जो क्रिएट होता है ना, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। सबसे पहला तो ये पता चला, क्योंकि आयरन फाइलिंग्स के पोजीशन के हिसाब से ये डिसाइड हो गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वायर के गोल अरेंज होता है, मतलब गोल के मतलब सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। सबसे पहले तो ये पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन था डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन आपने गोल तो बोल दिया, गोल में तो क्या क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, तो वो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक रूल आया, हम लोगों ने स्टडी किया, उसके हिसाब से एक रूल बना, आपने सुना होगा, उसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल, और कोई लोग इसको थंब रूल ही बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल ही बोलते हैं, राइट हैंड रूल ही बोलते हैं। क्या था राइट हैंड रूल, याद है आप लोगों को? राइट हैंड रूल ये बोलता है कि इमेजिन द कंडक्टर सपोज आपके ये है कंडक्टर, इसमें से करंट पास हो रहा है सपोज। अब करंट अगर सपोज अपवर्ड्स है डायरेक्शन वायर में, तो क्या करने का आपको, आपका राइट हैंड लेने का, आपको उंगलियां इस करंट वायर पे अराउंड कर्ल करने का, घुमाने का पूरा, और थंब का डायरेक्शन है ना करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन देगा, तो आपकी जो कर्ल फिंगर्स है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। मतलब देखिए, तो राइट हैंड थंब, ये आपका वायर है ना, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका जो फिंगर्स कर्ल होगा वो ऐसे कर्ल होगा, इस तरह से ऐसे कर्ल होगा। अब जब ऐसे कर्ल होगा, थंब ऊपर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड हुआ, ठीक है।
अब इसमें भी एक और चीज है, ध्यान से सुनिए, जब आप फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं ना, तो वायर के राइट हैंड साइड में आपकी उंगलियां बोर्ड के अंदर जा रही हैं और लेफ्ट हैंड साइड में उंगलियां बाहर आ रही हैं। मतलब कि वायर के राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और वायर के लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। दोनों अलग है, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ अंदर की तरफ, क्योंकि आपकी उंगलियां अंदर से घूम के ऐसे आई हैं, तो यहाँ अंदर की तरफ घूम के ऐसे आई हैं, तो राइट साइड में उंगलियां अंदर जा रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है। और यहाँ से उंगलियां बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है। अब ये अंदर और बाहर दिखाने का सिंबल भी है जो आपने 11 में पढ़ा है। कोई फोर्स या कोई भी फोर्स अगर डायरेक्टेड इनसाइड है बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर परपेंडिकुलर, तो उसको कैसे दिखाते हैं? उसको दिखाते हैं हम लोग क्रॉस से, मालूम होगा आपको। और कोई फोर्स अगर बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको हम दिखाते हैं डॉट से। क्रॉस मतलब फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, डॉट मतलब फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब कि अगर आपका वायर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तभी तो वो सर्कुलर होगा ना। यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा, यही बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर सपोज इसको मैं उल्टा कर दूं, ये वायर है, मैंने करंट का डायरेक्शन नीचे कर दिया। अगर करंट का डायरेक्शन नीचे है तो आपको थंब आपका कैसा होगा देखिए। अब आप क्या करेंगे, आपकी उंगलियां ऐसे कर्ल करेंगे तो आपका थंब नीचे हो गया। अब थंब नीचे हो गया तो उंगलियां यहाँ से जा रही है अंदर, यहाँ से अंदर जा रही है तो इधर क्रॉस दिखाएंगे। कर्ल करके यहाँ से बाहर आ रही है, राइट साइड से बाहर आ रही है, तो हम यहाँ पे डॉट दिखाएंगे। मतलब उंगलियां को अंदर इधर से जाना है और राइट साइड से बाहर आना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ होगा और राइट साइड में बाहर की तरफ होगा। इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से आप किसी भी वायर में मूविंग चार्जेस या करंट होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। समझा? तो क्या क्या समझा? मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, सबसे पहला तो चीज ये समझ गया। अच्छा, मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होता है, ये समझा। और क्या समझा? उसका जो डायरेक्शन है आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। मतलब इमेजिन कंडक्टर आपके हाथ में है, आपका थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, तो आपका जो कर्ल फिंगर्स का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है वहां क्रॉस से दिखा जाता है, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है वहां से डॉट से दिखा जाता है। तो यहाँ दो एग्जांपल है, एक बार करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, डेफिनेटली ऑपोजिट होगा। इधर अंदर, राइट में अंदर, लेफ्ट में बाहर, यहाँ पे लेफ्ट में अंदर, राइट से बाहर। सिंपल डायरेक्शन समझ गया? मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक अराउंड द वायर एंड इट्स डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पता चला तो लोगों ने जब अलग अलग चीज करना शुरू की। अब जब करना शुरू की तो एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना देखने को मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना। क्या फेनोमेना है? वो लोगों ने देखा कि अगर हम दो वायर लेते हैं, सपोज, ठीक है, दो केसेस हम लोगों ने देखा, दो वायर लिया है इधर, इसमें डायरेक्शन देखिए मैं आपको ऑपोजिट दिखा रहा हूं, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन सेम दिखाता हूँ, सेम डायरेक्शन करंट। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखा उन्होंने। क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में था ना वायर, वो रिपेल करने लगा, दूर जाने लगा, और ये जो सेम करंट में वायर था ना डायरेक्शन, वो पास आने लगा, वो अट्रैक्ट होने लगा। ऑपोजिट डायरेक्शन वायर में करंट था ना, तो वो रिपेल कर रहा था, दूर जा रहे थे वो लोग ऐसे दूर जा रहे थे वायर, और यहाँ पे क्या पास आ रहे थे वायर, दे वर कमिंग क्लोज। यहाँ दोनों दूर जा रहे थे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रिपेल ईच अदर, सेम डायरेक्शन में करंट इन द वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये क्यों हुआ? तो हो ना हो इसका मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है, और डेफिनेटली जब फील्ड होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, याद है? फोर्स, कूलम्स फोर्स, F इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, EQ या E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स था।
तो हो ना हो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो मैग्नेटिक फोर्स हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, हमने मान लो हम जानते हैं बात, हमने एक चीज डिस्कवर कर ली है कि मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर ये वायर अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा होगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए उधर, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए, उसी वजह से ये कोई ऑपोजिट डायरेक्शन वाले रिपेल कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल कॉमन सेंस था उस समय का, बराबर निकला। अब क्वेश्चन ये हुआ, अच्छा अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो फ्लेमिंग ने एक रूल दिया जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए मैं बताता हूँ व्हाट इज फ्लेमिंग, और फिर ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ये क्यों, कैसे अट्रैक्ट और कैसे रिपेल होते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए आपका वायर के अंदर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना, तो सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये उसकी वेलोसिटी है, लेकिन हम जानते हैं हमारा करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं होता है, कन्वेंशनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ये आपका आई होगा, ठीक है, ये आपका करंट का डायरेक्शन आई है। अब ये करंट का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मतलब ये चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन मूव है डाउनवर्ड्स, लेकिन करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप एक वायर ले लीजिए, ठीक है। अब इस वायर का डायरेक्शन अपवर्ड है सपोज, अब इस वायर की वजह से यहां पे करंट में I1 ले लेता हूं, यहां से I2 ले लेता हूं। अब इस वायर की वजह से हमको जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, इधर से, यहाँ से क्रॉस है, यहाँ से डॉट है, अगर आप वो कर्ल फिंगर्स का करेंगे, मतलब राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो इस वायर पे, इस पहले वायर फर्स्ट वायर की वजह से सेकेंड वायर में जो मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसको भी तो अफेक्ट करेगा ना सेकेंड वायर को, तो सेकेंड वायर को जो अफेक्ट करेगा उसकी वजह से उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, अंदर जा रही है, याद रखिएगा राइट साइड अंदर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अंदर की तरफ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। ये बोला तीन उंगलियों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर दो, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। उसने बोला सबसे पहला आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इंडेक्स फिंगर को अंदर करो, अंदर, ये इसका मतलब ऐसा इंक्लाइन नहीं, अंदर है, ध्यान से सुनिएगा, अंदर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है, तो मैं क्योंकि क्रॉस है ना इधर, तो अंदर जा रहा है, तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो अंदर जाएगा। मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं, करंट का डायरेक्शन, भाई ऐसा करके घुमा दो, तो आपका इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन है। तो फ्लेमिंग ने बोला जो आपका जो थंब होगा ना वो फोर्स का डायरेक्शन होगा, मतलब इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, मतलब फोर्स इधर एक्ट हो रहा है। फर्स्ट वायर की वजह से जो सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो मैग्नेटिक फोर्स, वो लेफ्ट हैंड साइड में एफएम लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहां जाओ, अब ये वायर, इसमें भी तो करंट है ना, ये वायर का करंट अगर आप थंब अपना पकड़ेंगे तो इस वायर की वजह से इधर अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब यहां क्रॉस है, और यहां से बाहर आ रहा है, मतलब यहां डॉट है, तो यहां डॉट है, मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आ रही है, मतलब यहाँ पे डॉट आ रहा है, बाहर आ रही है, मतलब आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने आ रही है ऐसे, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, बाहर की तरफ, ऐसा, हाँ बाहर की तरफ आ रही है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब वापस आ जाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, अब इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, थंब आपके उस तरफ है, राइट साइड है, सॉरी मतलब थंब मतलब फोर्स, तो फोर्स इस तरफ होगा, मतलब दोनों वायर में दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, पहला वायर दूसरे को, दूसरा पहले को, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो कौन सा फोर्स हो गया भाई, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा दोनों वायर में, आजू बाजू है, दोनों अगर आजू बाजू प्लेस्ड हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे को खींच रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है वो,
इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ आमने सामने वो खींच रहा है तो अट्रैक्टर होता है। देयरफॉर वी से दैट वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होगा, देन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिंग फोर्स। अब चलो एक और केस ले लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं इधर ये ले लेता हूँ और इसमें ऑपोजिट ले लेता हूँ ऐसा, तो इसकी वजह से तो सेम होगा। देखो इसकी वजह से फर्स्ट वायर है सेकंड वायर है, तो फर्स्ट में जो सेम होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, तो आपका फोर्स तो ऐसे ही आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ तक इसके एरो ऐसा मत समझना, इसको समझना अंदर जा रहा है अंदर, तो इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं I2 की बात करता हूँ। फर्स्ट वाला इसमें F1 तो है क्योंकि वो डायरेक्शन है, I1 तो वही होगा। अब I2 की देखते हैं, I2 का देखो, यहाँ पे तो करंट ऊपर था, अब यहाँ पे करंट नीचे, अब यहाँ पे करंट नीचे तो हमको ऐसा घुमाना पड़ेगा थंब, हमारा स्क्वायर फिंगर ऐसा, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मतलब इधर क्रॉस दिखेगा और इधर डॉट दिखेगा, तो इधर क्रॉस आएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इधर, क्रॉस मतलब इसलिए सेकंड, अभी पहले केस में क्या था, सेकंड को वजह से फर्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड था बाहर की तरफ था, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो सेकंड वायर के जो फर्स्ट वायर में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ होगा, सॉरी ऐसा अंदर की तरफ मतलब ऐसे जाएगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड। चलो फील्ड ले लो, थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी लेफ्ट हैंड रूल में तुम्हारा मैग्नेट अंदर जा रहा है तो इंडेक्स फिंगर अंदर जाएगा, तुम्हारा करंट ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स किधर है, फोर्स उधर है, फोर्स ही ओवर हियर। तो इस वजह से यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और यहाँ का जो फोर्स है, यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं फोर्स, हम लोग वायर को ऐसा पकड़ेंगे अंदर, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने गलत कर दिया, वेरी सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, लेट मी अगेन रिपीट इट, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो गया, करंट का डायरेक्शन मैंने गलत ले लिया, लेट मी डू इट अगेन। ये I1 ऐसा ले लेते हैं और ये आपका ऑपोजिट में I2 ले लिया, वापस बताता हूँ ध्यान से सुनो। I1 को हमने थंब लिया, करंट का डायरेक्शन अपना मैं कर्ल फिंगर्स किया, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, इसकी वजह से अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गया अंदर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ है, तो मैंने गलत फोर्स लेफ्ट में लिया, फोर्स आपका राइट में है, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ये जो है फर्स्ट वायर की वजह से, ये जो हमको देखने को मिल रहा है ये बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर। अब सेकंड वायर की वजह से अपना फिंगर्स कर्ल करो, थंब नीचे क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे, तो इसकी वजह से आपका फिंगर अंदर जा रहा है, तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब फिर आप अपना लेफ्ट हैंड रूल लोगे, आपका अंदर जा रहा है, करंट ऊपर है, थंब बाहर की तरफ है, फोर्स ऐसा होगा, देखो रिपल्सिव फोर्स हो गया, ये उसको वहां खींच रहा है, इसको यहाँ खींच रहा है, रिपेल करेगा। अपोजिट डायरेक्शन करंट रिपेल करेगा, सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट करेगा। ये कैसे पता चलता है? बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं जस्ट वापस एक बार रिपीट करता हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, आपका जो इंडेक्स फिंगर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, आपका जो मिडिल फिंगर है ना वो करंट का डायरेक्शन बताएगा। अगर ये डायरेक्शन आप फिक्स कर दें तो आपका जो थंब होगा ना वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो मैंने आपको दोनों केस समझाया। ये केस था जहां पे करंट सेम डायरेक्शन में था, फोर्स खींच रहे थे एक दूसरे को। ये केस है जहां करंट अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट बाहर की तरफ जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे वायर्स अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे वायर्स रिपेल होता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन अबाउट मैग्नेटिक फोर्स एंड हाउ इट इज अप्लाइड फॉर वायर्स हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड वायर हैविंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, उस पर क्या असर रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स, अब क्या है लॉरेंट्ज फोर्स? अब हमने एक चीज समझ ली है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का क्रिएशन कैसे होता है, इस पे एक बार मैं दिया नहीं टेक्स्ट में, लेकिन एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो आपके चैप्टर पर आसान हो जाएगा समझने में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्रिएशन होता है वो आप जानते हैं स्टैटिक चार्जेस की वजह से। स्टैटिक चार्जेस स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बार मैग्नेट से होता है, ये तो हम जानते हैं। और हमने अभी अभी देखा कि मूविंग चार्जेस से भी होता है। अगर चार्ज मूव हो रहे हैं तो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, हम ये देखा ऑयस्टर। अच्छा, यहाँ पे क्या मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली नहीं होता है, फिर भी इनडायरेक्टली मूविंग चार्जेस से हो सकता है। कैसे? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट 11 में पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस पढ़ लिया है, एक चैप्टर पढ़ लिया, ये दो चीज पढ़ लिया है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं ये 10th चैप्टर, मूविंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और 12th चैप्टर पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस रिजल्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। तो मेरा क्या आपको चैप्टर बताने का कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से आपने 11 में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस आपने 12 में एक चैप्टर में पढ़ा है। अभी जो 10th चैप्टर है आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और 12th चैप्टर में आप पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस, नॉट एग्जैक्टली मूविंग चार्जेस बट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मूविंग चार्जेस की वजह से बनते हैं या बार मैग्नेट की वजह से बनते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये हम पढ़ेंगे 12th चैप्टर में। ये बेसिक 4 पार्ट्स है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पूरा जो चैप्टर है वो इसके ऊपर है, मूविंग चार्जेस पे। चार्ज जब मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये पूरा चैप्टर इसी पे है। अब इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो मूविंग चार्जेस है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये जो इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, इस चैप्टर में 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, जिसका नाम है या फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे। भाई चार्ज मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो फोर्स कितना, फिर अलग अलग जगह पे फोर्स देखेंगे। वायर, स्ट्रेट वायर तो कितना, अगर कोई रैंडम शेप वायर तो कितना होगा, सर्कुलर है मोशन तो कितना होगा, हर जगह फोर्स ही पढ़ेंगे, फोर्स एंड फोर्स। जैसे अभी मैं देखा ना, 2 स्ट्रेट वायर है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब हमारा पूरा कंसंट्रेशन आधे चैप्टर पे फोर्स पे रहेगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। हमारा आधा चैप्टर मैग्नेटिक फोर्स की बात करेगा। तो रिमेनिंग आधा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या से मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो भी चलेगा, जिसका सिंबल है बी। हमारा आधा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करेगा, मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वायर, स्ट्रेट वायर तो कितना होगा, आर्क वाला शेप वायर तो कितना होगा, सर्कुलर वायर तो कितना होगा, कहाँ पे होगा, सॉलिनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोरॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर्कुलर वायर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आधा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेगा और उसके पहले का आधा चैप्टर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेगा। यही 2 पार्ट है इस पूरे चैप्टर में। आधा चैप्टर मैग्नेटिक फोर्स पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसके बाद का आधा चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको हम लोग बी से नोट करते हैं, उस पे कौन। पहली बात आप ये समझ लेंगे ना तो आपके चैप्टर इजी हो जाएगा। तो ये 2 चीज आप क्लियर हो जाइए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये पहला ये पार्ट पढ़ेंगे। हमारा अभी आधा चैप्टर जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, अब पहले हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करने का हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मगर दोनों साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं अलग है। आप मैग्नेटिक फोर्स जब पढ़ रहे हैं तो उसमें बी आने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन फोर्स पे रहेगा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पे पढ़ेंगे तो उस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन फिर बी पे रहेगा। वहां भी फोर्स आएगा, ऐसा नहीं है, फील्ड की वजह से फोर्स आता है, फोर्स फील्ड की वजह से है, तो दोनों एक दूसरे के साथ है, लेकिन आधा पार्ट फोर्स पे कंसंट्रेटेड है और आधा पार्ट बी पे। ये मेरा कहना है। अगर ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा तो आपको पता चलेगा आपका सब चैप्टर है ना इजी हो गया आपके समझने के हिसाब से। तो कंफ्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन निकल जाता है, इसलिए मुझे ये सब आपको समझाना पड़ा, जिससे कि आपको लगे कि भाई इतना डिफिकल्ट जो हम लोग समझते हैं ऐसा है नहीं।
तो मैं बात करता हूं लॉरेंट्ज फोर्स की। लॉरेंट्ज फोर्स क्या बोलता है? लॉरेंट्ज फोर्स बोलता है कि अगर कोई चार्ज है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, तो उस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला दिया गया है। डेरिवेशन नहीं है क्योंकि डेरिवेशन डिफिकल्ट है आपके लेवल पे। आपको फॉर्मूला याद रखना है, Q V बार क्रॉस B बार। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। एनी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में विद द वेलोसिटी v, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मूविंग चार्जेस से होता है, याद रखना। अगर आपका चार्ज स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता, नहीं तो फिर ऐसे कोई वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, नहीं होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब आपका चार्जेस मूव हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी आपका चार्ज मूव होगा विद द वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड b, तब उसी समय जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, जो भी हमने देखा है ना अट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स, उसका मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। वी हैव टू सी द फॉर्मूला नाउ। अब हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बहुत जगह पे, तो हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। डेरिवेशन नहीं है हमको इसका, सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगर चार्ज अगर आपको सपोज इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको लिखेंगे माइनस ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा ये जो है ये अज्यूम है कि ये पॉजिटिव है। अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, तो माइनस साइन वही बता रहा है। ये तो होगा मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज ने बोला कि सपोज वो जो चार्ज मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि दोनों तो भाई है, दोनों तो एक जुड़वे भाई है, बिछड़े हुए भाई है, तो वो भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा E, उसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं F इंटू ई, सॉरी Q इंटू ई, ये तो हम पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो लॉरेंट्ज ने बोला मतलब जो टोटल फोर्स एक्ट होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज QE प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हो गया आपका लॉरेंट्ज फोर्स। This is Lorentz magnetic force and this is Lorentz electric force because of electric field and this is because of magnetic field, दोनों कंबाइन करके टोटल फोर्स है। इसको हम बोलते हैं, नाम साइंटिस्ट के नाम पे है लॉरेंट्ज फोर्स। आई होप दैट इज क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट ना, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, इवन फिजिक्स में पढ़ा 11 में क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका नॉलेज थोड़ा इधर होना चाहिए, है कि नहीं? देखते हैं। चलिए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पे हम लोग थोड़ा वापस आ जाते हैं, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब मैं आपसे कुछ केसेस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। केसेस, सपोज आपका v वेक्टर ना इट इज पैरेलल टू b वेक्टर, क्या होगा? तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये तो आप नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। याद करिए, इसका फॉर्मूला है a वेक्टर मॉडुलस, मतलब ab भी लिख सकते हैं, मॉडुलस लिखना ab sin थीटा into n cap. n cap is the direction of the, it's a unit vector जो डायरेक्शन देता है। आई होप आपको याद है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी किया, मैथ्स में भी आप लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर में किया है, ए बी साइन थीटा। तो उसके हिसाब से अगर हमको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप मतलब डायरेक्शन बताने के हिसाब से, और ये उसका बेस है। तो मेरा केस, अब आप ये फॉर्मूला से आप मेरा केस पहले समझेंगे। अगर आपका v और b पैरेलल है, पैरेलल है मतलब थीटा कितना हो जाएगा? आपका थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो गया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा 0 हो जाएगा। साइन थीटा का 0 हो गया तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? भाई मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा। जब भी आपका चार्ज जो मूव कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है उस पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इट बी 0। अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, याद रखिएगा इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है,
तो अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो जीरो होगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। दूसरा केस, अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, सपोज आपका v वेक्टर जीरो है, मतलब स्टैटिक चार्ज है, चार्ज मूव ही नहीं हो रहा है, स्टैटिक। मैग्नेटिक फील्ड है उधर, सपोज ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन आपका चार्ज मूव नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन है फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अगर आपका v जीरो तो भी आंसर जीरो होगा, इवन दो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, लेकिन चार्ज मूव नहीं हो रहा है। अगर चार्ज मूव नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। ये कुछ केसेस हैं जो एमसीक्यू के लिए बड़े मजेदार हो जाते हैं एग्जामिनर के लिए, जो हमको समझना चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फेनोमेना, वो ये है क्रॉस प्रोडक्ट का। आप जानते हैं अगर आपको डायरेक्शन, जैसे यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन कैसे निकलता है? तो सपोज आपका ये आपका सपोज v वेक्टर है और ये आपका सपोज b वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा होता है? दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन उंगलियां घुमाने का थंब जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो इनको जो परपेंडिकुलर होगा ना वो होगा आपका v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फोर्स v वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स F है, F मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर एंड b वेक्टर। याद कर रखिएगा, क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, v वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी को भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो कैन आई से मैग्नेटिक फोर्स डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू जीरो? यस, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है? जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर, क्योंकि उसमें cos थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? ये सब देखिए, मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी cos थीटा है कि नहीं? तो cos थीटा में अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो अगर आपका जैसे कि फॉर्मूला बता रहा है कि मेरा मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अभी वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है कि नहीं? मतलब मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। अपॉन टाइम तो चलो टाइम वहां जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो गया। अभी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, मतलब वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। मतलब क्या? मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है ना किस पे? मूविंग चार्ज पे, नो वर्क इज डन। फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और कैसे पता चला? डॉट प्रोडक्ट से पता चला। डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वर्क डन जीरो है। इससे क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है पता है? क्वेश्चन ये आपसे कोई पूछेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो मूविंग चार्ज, जो भी चार्ज है उसका स्पीड, देखो फोर्स क्या करता है, दो चीज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज, दो चीज चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड द डायरेक्शन। मगर ये जब ये चीज आ गई हमारे सामने तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज का स्पीड नहीं चेंज कर सकता, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि वर्क कर ही नहीं रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए, वेलोसिटी का स्पीड चेंज करने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो 11th में था। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क ही तो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन वर्क हो नहीं रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मूविंग चार्ज का वेलोसिटी मतलब उसका स्पीड जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता। तो ये यहां से पता चलता है। अब इसके ऊपर एक
बी का हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो अगर अपना थीटा 90 डिग्री सपोज परपेंडिकुलर तो साइन 91 हो जाएगा, तो F अपॉन क्यू वी इज इक्वल टू बी, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये देखिए आप यूनिट बता सकते हैं क्या, यूनिट क्या होगा इसका यूनिट, तो यूनिट तो देखो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर। लेकिन कोई ये यूज नहीं करता है, एक्चुअली तो यही यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिट तो यही है, लेकिन कोई यूज नहीं करता। अब जानते हैं कौन सा यूनिट होता है, टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला, इसका सिंबल है कैपिटल टी। इसका सीजीएस यूनिट है ना गॉस है, गॉस 1 टेस्ला इज इक्वल 10⁴ गॉस, 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जानते हैं कितना गॉस है, अर्थ हम जानते हैं ना, अर्थ भी तो एक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कितना है उसका, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका है 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला, या फिर ऐसे हो सकते हैं 0.36 गॉस। ये हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। फिर एमआरआई जहाँ होता है पता है, जहाँ पे एमआरआई कराते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लोगों को इमेज निकालते हैं ब्रेन का, कोई बॉडी पार्ट का, तो मशीन के अंदर डाला जाता है। आप जानते हैं वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ पे होता है 1.5 टेस्ला, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई करने के लिए। जब एमआरआई मशीन में होता है वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है 1.5 टेस्ला से लेके 7 टेस्ला, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, वेरी हाई। इसलिए वो पूरा कवर होता है, उधर कोई अलाउड नहीं होता जाना, आप कुछ सामान का, आप कोई भी चेन वेन ऐसा कोई भी चीज़ पहन नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड खींच लेगा अंदर, मशीन ही खींच लेगा आपको अंदर, इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड है, तो बहुत प्रिकॉशन से अंदर जाना पड़ता है उसमें, हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने आपको अभी तक क्या करा पता है, मैंने आपका बेस बनाया है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक मेरा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स पे ही था, कि भाई सबसे पहला था कि करंट फ्लो होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये पहला चीज़ पता चला। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है उसका डायरेक्शन कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है, और अगर आपको एक्चुअल चाहिए तो राइट हैंड थंब रूल से कर्ल फिंगर्स जिस तरफ अंदर जा रही है वहाँ पे क्रॉस होगा, और जिधर से बाहर आ रही है वहाँ डॉट होगा, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसका फोर्स कैसे आता है। अभी हम लोगों ने फोर्स कैसे पता किया कि 2 वायर अगर लेंगे सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेंट तो रिपेल करेगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है। तो वहाँ का मैंने आपको बताया कि कैसे आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझाया। तो वो मैग्नेटिक फोर्स का मैंने आपको डायरेक्शन समझा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक समझाने के बाद जब मैंने आपको बेसिक बताया, तो मैंने आपको चैप्टर बताया कि देखिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट, एक पार्ट आपने 11 में पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बाहर मैग्नेट। फिर मैंने बोला आपने 8th चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, वहाँ पे स्टैटिक चार्जेस की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। मैंने फिर बोला यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और 12th चैप्टर में पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो पढ़ेंगे 12th चैप्टर में। तो देखिए हर एक चैप्टर एक दूसरे को कनेक्टेड है, और वैसे ही उस चैप्टर्स को बनाया गया है। तो ये चैप्टर में आपका पूरा काम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, चार्ज मूव हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। और इस चैप्टर को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसा, आधा पार्ट सिर्फ फोर्स की बात करेगा, ओनली फोर्स निकालने का, इस केस में उस केस में, अलग अलग केसेस में फोर्स के टाइप पर स्टडी करने का। और रिमेनिंग जो आधा पार्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेगा। करंट फ्लो हो रहा है तो वायर में से फ्लो हो रहा है, वायर का कर्व शेप है, गोल शेप है, स्ट्रेट शेप है, टॉरॉयड है, अलग अलग शेप्स का है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो कितना होगा, मतलब डेरिवेशन, सबके डेरिवेशन है, सभी के डेरिवेशन है। तो ये 2 पार्ट है बेसिक इस चैप्टर का। और मैंने आपको फोर्स बताया, आपका फोर्स का फॉर्मूला, डेरिवेशन आपको नहीं है इसका, आपको सिर्फ याद रखना है। इसके बेस पे मैंने आपको फिर लॉरेंट्ज फोर्स समझाया, लॉरेंट्ज फोर्स के बेस पे फिर मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वर्टिकल अपना परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी, चार्ज की जो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और इस पे ये एक्सप्लेनेशन, since work done is 0 and by work energy theorem if work done is 0 there will be no change in kinetic energy, इसलिए velocity change नहीं, speed change नहीं होगा।
ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया। उसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का समझा दिया, उसका यूनिट समझाया, और जो यूनिट एक्चुअली यूज होता है, कई बार ये भी आप देखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी है, ये आपको 11th में था, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूज होता है। तो 2-3 यूनिट है, ज़्यादा तो टेस्ला यूज होता है, गॉस बहुत कम यूज होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर कभी कभी होगा, लेकिन दोनों एक ही है। मतलब क्या, यू कैन से 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये दोनों में कोई भी आप यूज करेंगे तो आपको राइट मिलेगा। टेस्ला यूज करो या वेबर पर मीटर यूज करो, दोनों चलता है। ये आपने 11 पढ़ा और ये आपको भी बताया है, वैसे 11 में भी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो देखिए मैंने पढ़ाया बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसको गहराई में समझना ज़रूरी था, तो आराम से टाइम दिया मैंने, बहुत बेसिकली आपको एक एक चीज़ों को बहुत माइन्यूटली समझने की कोशिश की है, जिससे हम आगे जब बढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ें कंसेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर रहनी चाहिए, तो आगे करते समय आसानी से हम समझ सकें। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। कैसे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके हाई वेलोसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, याद करिए, वैन डे ग्राफ जनरेटर, जहाँ पे वहाँ पे भी चार्जेस को हाई वेलोसिटी देते थे, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे हम लोग। उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये इन्वेंट हुआ था 1934 में, और वो भी 1931 की बात है, आपके वैन डे ग्राफ जनरेटर। तो जो वैन डे ग्राफ जनरेटर करता है वही साइक्लोट्रॉन करता है, लेकिन साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट इस टॉपिक पे है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक में उसको स्टडी करने वाले हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है, मगर हाँ शायद ज़्यादा मैंने टॉपिक कवर नहीं किया होगा, मगर मैंने टॉपिक के बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की आज के वीडियो में। तो देखिएगा आपको समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में विल डेफिनेटली स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।